हेलो, क्या हाल चाल बच्चों, सभी का वेलकम करते हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के अंदर लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10 ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हमने 2 चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। कौन कौन से? लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर किसी को पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है। न्यूमेरिकल की बात करें तो बेटा न्यूमेरिकल है इसमें, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल है। और बहुत रेयर केस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट आता है, ऑप्शन में रहता है। लाइट चैप्टर और ह्यूमन राइट कलरफुल चैप्टर में न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लेकिन हम इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर ह्यूमन आई को ही सिर्फ कवर करने वाले हैं। ठीक है, कलरफुल वर्ड को लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे। दोनों ही पार्ट अलग अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बढ़िया मजा भी आएगा, और एक प्रैक्टिकल लाइफ से ये चैप्टर कनेक्टेड है, तो आपको बढ़िया सा मजा भी आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की यार। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन आई। आप जानते हो क्या होता है? ये एक अपने ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा सेंसिटिव और वैल्यूएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, जो कि एक कैमरे की तरह वर्क करता है कि आंखों में जो फोटो खिंच जाती है, वही उसी को कहते हैं बेटा ह्यूमन आई। तो लिख देते हैं बेटा सबसे पहले, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए, चलो लिख ही देते हैं, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेंसिटिव वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है, जो कि एक वर्क करता है किसकी तरह? लाइक कैमरे की तरह। इसको कैमरा क्यों बोला गया बेटा? जिस प्रकार अपने आप फोन में एक फोटो को खींच के काफी लंबे समय तक अपने फोन में सेव कर सकते हो, उसी तरह ह्यूमन आई के अंदर तो लाइफ टाइम सेट हो जाता है। जानते हो इस बात को कैसे? जैसे आपने किसी भी अननोन पर्सन को आपने 1-2 महीने पहले देखा, और जब उसको 1-2 महीने बाद देखा तो आप शायद उसको भूल गए, लेकिन आपके आंखों में उसकी फोटो खिंच चुकी थी उसी टाइम जब आपने पहली बार उसको देखा था। तो आप जब उसको नेक्स्ट टाइम देखोगे तो आपके माइंड में ये दिमाग सोचोगे कि इसको मैंने कभी पहले देखा था। तो ये कैसे थॉट आया? इसका मतलब आंखों में फोटो पहले से छप चुकी है, वो माइंड में जाके सेट हो चुकी है। यही इसीलिए इसको कैमरा बोला गया बेटा। ठीक है, तो और एक पॉइंट तो मैंने बता दिया, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो आई होती है ना, वो यूज करती है किसको? लाइट को। भाई, हमको एक ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? ये मैंने लाइट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा रखा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। लाइट उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो भाई लिखने वाले हैं कि आई यूजेस लाइट्स टू सी और अनेबल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनको यूज करती है एक लाइट की हेल्प से उनको देखने के लिए। इसे कहते हैं ह्यूमन आई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से। ओके, तो ये आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आपने खुद भी देखा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी क्या चीजें हैं, सबके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका आउटर कवरिंग ये पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। फिर थोड़ा सा जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ वाला ये जो आपका पार्ट है, सेकेंड वाली लेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, प्यूपिल कहते हैं। उसके बाद ये जिससे लेंस को पकड़ रखा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस कहते हैं। ये आर है, एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, आइरिस। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ आपको लेंस टाइप दिखाई होगी, और किस टाइप की लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपने लाइट चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है तो किस टाइप की लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो उसको कॉन्वेक्स लेंस ना कह करके हम लोग कभी कभी इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्या कहते हैं?
क्रिस्टलाइन लेंस, लेकिन ये किसकी तरह वर्क करती है? एज अ कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करती है, बिहेव करती है। ठीक है, तो इट मींस दैट आपको गॉड गिफ्टेड लेंस कौन सी है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं और थोड़ा सा, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इन दोनों पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों ही पार्ट को कहते हैं हम लोग सिलरी मसल्स। ठीक है, सिलरी मसल्स कहते हैं। क्या वर्क होता है सब कुछ अभी बताएंगे, सबसे पहले आप जान लो। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, एक लिक्विड आपका यहां पर भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। उसके बाद जो आपकी आई स्क्रीन होती है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, जहां पर क्या होती है? इमेज बनती है, यहां पर होती है बेटा, आप यहां पर रेटिना होती है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं रेटिना। ये आपका रेटिना है, जहां पर इसको स्क्रीन नाम से भी कहते हैं, जो आई की स्क्रीन होती है, जहां पर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं रेटिना। अब ये जो आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं बेटा ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। कहाँ पे लिख दिया जाए? यहाँ पे लिख दिया जाए ना, लिख देते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देते हैं, सबसे आउटर पार्ट, आई का सबसे आउटर पार्ट जो होता है, कवर करके रखता है आई को, उसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड मिलेगा प्यूपिल। क्लियर हो गया। फिर आपको ये जो आई यहाँ पर जो है, ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है, तो मैंने इसको आइरिस नाम दे दिया। क्लियर है। प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड फिल होता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, किसके किसके बीच में? प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड फिल होता है, जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसको कहते हैं बेटा सिलरी मसल्स। क्या वर्क होता है सब कुछ अभी बताएंगे। इसको क्या कहते हैं? सिलरी मसल्स होती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट होता है, यहाँ पर कौन सा लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या होता है? जहां पर स्क्रीन, जो आई की स्क्रीन होती है, जहां पर इमेज फॉर्म होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उसको कहते हैं रेटिना। और फिर लास्ट में आपका आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या वर्क होता है सब कुछ अभी बताते हैं। अब आई होप इतनी बात तो आपको पता चली होगी। क्या इंटेंशन रहा मुझे इसको बनाने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ से पीपल और आइरिस, यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा होगा कि पीपल किसको कहते हैं और आइरिस को कहते हैं। जब अपनी आई को अपने ध्यान से देखिएगा, तो एक बीच में गोल गोल कुछ होता है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, देखा होगा आपने, किसी का ब्राउन भी होता है। तो इसी को पार्ट को कहते हैं क्या? आइरिस कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? आइरिस। और आइरिस के बीच में भी एक होल होता है, एक छोटा सा होल होता है, इसको कहते हैं पिपल। उसको कहते हैं पिपल। अब तो क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने इस वाली आई पार्ट को भी बनाया था। क्लियर हो गया। आउटर पार्ट को, मतलब जो प्यूपिल के बाहर होता है, उसको कहते हैं आइरिस, और जो होल होता है उसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, जहां से लाइट को इंटर करने की हेल्प होती है, उसको प्यूपिल कहते हैं। क्लियर हो गया। ये एक स्मॉल होल होता है। कभी देखिएगा अपने शीशे में जाकर के, प्लेन मिरर के सामने, तो देखिएगा आई में एक स्मॉल होल दिखता है, जो कि दिखता भी नहीं है एकदम क्लियरली, बट ध्यान से उस पर फोकस करके देखिएगा तो दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की, एकदम अलग अलग बात करेंगे। कॉर्निया क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले लिख के बताएंगे यार। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, तो मैं इरेज करता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन कह लो या पार्ट कह लो, कि आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई वेयर लाइट इंटर फर्स्ट। जहां से लाइट सबसे पहले इंटर होती है,
उस पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ठीक है। और इस ये जो कॉर्निया होता है ना, ये हेल्प करता है आई को कवर करने में भी। ये आई का एक प्रोटेक्टिंग ऐसा एलिमेंट है, ऐसा पार्ट है जो आई को प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, प्यूपिल की, आइरिस की बात करते हैं सबसे पहले, आइरिस की, ठीक है। आइरिस की बात करते हैं तो आइरिस क्या है, आइरिस होता है आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वेयर एक मिनट, इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। सबसे आसान बात भाषा में समझोगे तो कहते हैं इसको रेगुलेट। ये क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है किसको, अमाउंट ऑफ लाइट, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, एंटरिंग इन द आई। और क्या काम होता है, और क्या काम होता है भाई साहब इनका, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल भी करता है। क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल भी करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल भी करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको रिलैक्स करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा इट मींस उसको क्या करेगा, फैला देगा, तो लाइट ज्यादा इंटर होगी, लाइट ज्यादा इंटर होगी। आप किसी भी होल को बड़ा कर दीजिए तो लाइट ज्यादा इंटर होगी ना, और किसी भी होल को छोटा कर दीजिए लाइट कम इंटर होगी। तो इसी तरह क्या करता है आइरिस, पीपल के साइज को कंट्रोल करता है, इट मींस उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स कर देता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है भाई, प्यूपिल होता है होल बिटवीन आइरिस, ठीक है। आइरिस के बीच में होल होता है, उसी को कहते हैं प्यूपिल, जहां से क्या होता है, लाइट इंटर करती है, लाइट इंटर इन दी आई। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है। अब उसके बाद क्या पार्ट आया, पिपल की बात हो गई, कॉर्निया की बात हो गई, आइरिस की भी बात हो गई, आइरिस की भी बात हो गई। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस की। लेंस का क्या वर्क होता है, लेंस क्या करता है ना, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा, उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो लेंस का काम होता है, लेंस का वर्क होता है लाइट को, लाइट को भाई कन्वर्ज करता है, इट helps to converge the light ray on retina, रेटिना पर कन्वर्ज करता है लाइट रे को, ठीक है। रेटिना पे क्यों करता है, क्योंकि रेटिना स्क्रीन होती है जहां पर इमेज फॉर्म्ड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं सिलरी मसल्स को। अच्छा, अब जो लेंस है, अब जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसको दूर का देखना है तो अपनी आंख को क्या करेगा, फैला लेगा, सॉरी गलत बोल दिया। जब पास का देखना होता है, कभी भी आप पास का देखो तो आंख को बड़ा करना पड़ता है, क्यों, वो लेंस की वजह से। अगर आप लेंस को बड़ा कर देते हो या फिर लेंस को फैला देते हो तो पावर बढ़ जाता है। अगर पावर बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगी, पावर बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगी। क्यों, क्योंकि पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी, पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ घटेगी। बात तो क्लियर है। तो जब लेंस को क्या कर देते हैं, लेंस को क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं तो पावर बढ़ जाती है, पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, और फोकल लेंथ घट जाती है। और अगर लेंस रिलैक्स मोड पे रहेगा तो पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया,
क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो लेंस होता है कहाँ गया भाई, ये तो लाइट को कन्वर्ज करता है कहाँ पर, ले जा करके रेटिना पे, जहां पर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अब चलते हैं रेटिना की बात करते हैं। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो, लेंस को मूव कौन कराने में हेल्प करता है भाई? लेंस तो एक नॉन लिविंग थिंग है। लेंस एक नॉन लिविंग थिंग है, तो लेंस तो मूव कर नहीं सकता, तो उसको मूव कराने में कौन हेल्प करता है? मसल। मसल कौन सा मोशन करती है? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन कौन करता है भाई? मसल्स। तो बात आती है सिलरी मसल्स की। सिलरी मसल्स की, इनका वर्क होता है लेंस के साइज को कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल दी फोकल लेंथ भी कह सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है? सिलरी मसल्स के पास। उसको दूर का देखना है तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और पास का, सॉरी बार बार मैं उल्टा बोल जा रहा हूं, दूर का देखना है तो क्या कर देगा? उसको रिलैक्स मोड पे डाल देगा। कौन? सिलरी मसल्स। किसको? लेंस को। और अगर पास का देखना है तो उसको क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, फैला देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग किस पे? रेटिना पे। रेटिना क्या होता है? रेटिना तो आपको आई होप याद हो गया होगा, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने। रेटिना एक स्क्रीन होती है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। कैसे? रियल और इन्वर्टेड होती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, एक क्वेश्चन आया होगा बेटा, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, तो क्या जो सामने हमारे ऑब्जेक्ट बन रहा होता है वो उल्टा दिखाई दे रहा होता है? नहीं, मुझे तो वो सीधा दिखाई दे रहा होता है। क्यों दिखाई दे रहा होता है उसका भी रीजन देते हैं। तो सबसे पहले रेटिना क्या होती है? एक स्क्रीन होती है जहां पर इमेज बनती है। कैसी बनती है? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, उल्टा होता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब उसको सीधा करने का काम किसका होता है? ब्रेन का। उसका सीधा करने का काम किसका होता है? ब्रेन का। ब्रेन तक मैसेज कौन पहुंचाता है? ऑप्टिक नर्व। नर्व से आप पहचान गए होंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन की हेल्प से ही मैसेज जाता है कहां पर? ब्रेन पे। न्यूरॉन की हेल्प से ही मैसेज जाता है ब्रेन पर। और ब्रेन कहता है भाई तुम तो उल्टा देख रहे हो उसको। तो ब्रेन क्या करता है? रेटिना पे ले जाकर के उसकी इमेज को सीधा कर देता है। तो आपको जो सामने वाला ऑब्जेक्ट होता है वो सीधा दिखाई देने लगता है। वो ब्रेन ही करता है बेटा। तो कैसे पहुंचता है वो मैसेज? ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? सेंड दी मैसेज, नहीं, सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व का और क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम रेटिना। रेटिना से ही मैसेज जाता है और रेटिना ही वापस रिसीव भी कर लेता है मैसेज को। क्यों करता है? क्योंकि वो इमेज को क्या करता है? सीधा दिखाई देने के लिए करता है। क्योंकि रेटिना पर तो इमेज कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड, अभी भी बताया। तो उसको कैसे दिखनी चाहिए भाई? सीधी दिखनी चाहिए, इरेक्ट दिखनी चाहिए। तो इरेक्ट का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व के द्वारा मैसेज जाता है कहां पर? ब्रेन पर। ब्रेन कहता है भाई इसको सीधा कर दो, तो रेटिना पर जाकर के इमेज को सीधा कर देता है। तो आपको जो इमेज होती है सामने वाला जो होती है वो सीधी दिखने लगती है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक दो बात छूट गई है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। और आती है बात रेटिना के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात थी। रेटिना की बात फिर से करेंगे हम लोग। रेटिना क्या होती है? स्क्रीन होती है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है रॉड सेल, ये दो सेल कंटेन करके रखता है। एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल का वर्क क्या होता है? रॉड सेल का वर्क क्या होता है बेटा? ये लाइट सेंसिटिव होती है। क्या बोला मैंने? लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया बेटा, फिगर की वजह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बस। मैंने बोला रॉड सेल लाइट सेंसिटिव होती है। ये क्या बोल दिया आपने? मैंने कहा लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव का मतलब जो आपको अंधेरे में दिखता है कभी कभी, कभी कभी क्या दिखता ही है भाई। कभी भी आपने नोटिस किया जब आप डार्क, मतलब जैसे आपने सूरज की रोशनी में जब आप रहें और अचानक से आप एक अंधेरे कमरे में जाएं,
तो और अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, है ना, और अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, बट आपको दिखाई दे रहा होता है। क्यों? ड्यू टू रॉड सेल। ड्यू टू रॉड सेल आपको अंधेरे में भी देखने की हेल्प करता है, आपको देखने, अंधेरे में भी देखने की क्षमता होती है। किस वजह से? क्योंकि आपकी आंखों में रॉड सेल है बेटा। कौन सी सेल है? रॉड सेल। इसीलिए आपको कभी कभी क्या होता है ना, डार्केंट में भी आपको दिख रहा होता है। सिंपली आप कह सकते हो, और आपको रात में क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट रॉड सेल है। ठीक है, क्लियर हो गया विदाउट एनी कंफ्यूजन। दूसरी बात करते हैं, हमने एक और सेल का नाम लिया था, उसको कहते हैं कोन सेल। अच्छा, एक और बात, ये जो सेल होती है ना, ये पशु पक्षियों के अंदर नहीं होती। पशु तो गलत बोल दिया, पक्षियों के अंदर। हमेशा देखा होगा पक्षियां, कबूतर, चिड़िया, बर्ड्स जो आपकी होती है, वो शाम ढलते ही अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रॉड सेल की कमी होती है। रॉड सेल होती ही नहीं है तो उनको दिखता नहीं है, और जब दिखेगा नहीं तो उड़ेंगी कैसे, है ना भाई। इसीलिए वो शाम होते ही होते, मतलब होने से पहले ही, अंधेरा होने से पहले ही वो अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाती है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ रॉड सेल, उनके रॉड सेल नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोन सेल की। कोन सेल होता है कलर सेंसिटिव। बेटा आपको ब्रह्मांड में, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको कलर दिख रही है, अगर ये शर्ट मैंने ग्रीन, या किस कलर की बोल दूं भाई, इसको ग्रीन ही बोल देते हैं, है ना, तो आपको अगर ये ग्रीन दिख रही है तो क्यों दिख रही है? ड्यू टू कोन सेल। आपको ब्रह्मांड में कोई भी कलर दिख रहा है, ये बोर्ड है, व्हाइट है, कोई भी, अगर आपके रूम, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में कुछ कलर वलर हुआ होगा, येलो, व्हाइट, ग्रीन, जो भी हो, है ना, तो मेनली कौन कौन से कलर होती है? रेड, ब्लू, ग्रीन। इन तीन कलर की बात कर लें, क्योंकि थोड़ा डार्क कलर है, तो ये क्यों दिखते हैं? ड्यू टू कोन सेल। आपके आंखों में कोन सेल भी है, दैट मीन्स उस पर कलर सेंसिटिव, आप कलर ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से देख सकते हो। क्लियर है? ओके। तो मैंने आई के सारे स्ट्रक्चर, जितने भी नेम थे, जितने भी टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने सबके बारे में डिटेल्ड बात की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं बेटा, पहले इसको इरेज कर लें, फिर आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है। देखो, दो पार्ट और छूट गए हैं। एक बता देते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस मतलब, एक्वा मतलब वाटर, वाटर लाइक फ्लूइड होता है। आंखों में कहां पर पाया जाता है? वाटर लाइक फ्लूइड कहां पाया जाता है बेटा? प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में। प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में। प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है बेटा। ठीक है, क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बस इतनी ही बात जान लो। फिलहाल ये पेपर में पूछी नहीं जाती, आपको मैं बता देता हूं, एग्जाम में पूछी नहीं जाती, इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं वेट्रस ह्यूमर की। मैंने एक्वस ह्यूमर तो बता दिया, एक्वा मतलब वाटर होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, पिपल और कॉर्निया के सेंटर पे बीच में पाया जाता है, और ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इतनी बात आपको जान लेनी है, बस नॉलेज के लिए। ये बात आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, सीधी बात तो ये है। ठीक है, आपको नॉलेज के लिए जान लेना है बस। उसके बाद बात करते हैं वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर वाटर लिक्विड तो होता है, बट ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। किसकी तरह? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। जेल लाइक सब्सटेंस, जेल समझ गए ना बेटा? ठीक है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप होता है, स्टिकी टाइप जो कहते हैं, स्टिकी। बस आपको इतनी बात इसके बारे में भी जान लेनी है, उससे भी ज्यादा और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि जो आई बॉल होती है, आई बॉल जो होती है, उसकी डायमीटर कितनी होती है बेटा? आई बॉल की डायमीटर पूछी जाती है एमसीक्यू में, जनरली एमसीक्यू बनता है इससे। ठीक है, तो कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? डायमीटर।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आई बॉल की जो स्फेरिकल शेप होता है वो कितने डायमीटर की होती है? 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोला मैंने? पावर ऑफ एकोमोडेशन। बेटा डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछ लिया थी, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एकोमोडेट मतलब क्या करना, क्या होता है? एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट करना। किसको? फोकल लेंथ को। किसके द्वारा? सिलेबस के द्वारा। अब सब कुछ जान लेते हैं। देखो इसको लिखते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट the focal length of lens to see the near object as well as far object। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है, उसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट इज कंट्रोल्ड बाई, ये लाइन लिखना मत भूलिएगा, इट इज कंट्रोल्ड बाई, कौन करता है भाई? सिलरी मसल्स करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पावर ऑफ एकोमोडेशन अच्छे से याद रखिएगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू adjust the focal length to see the nearby object as well as far object, that is called power of accommodation and it is controlled by ciliary muscles। क्लियर हो गई बात? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ऐसे ही जान लो कि नियर पॉइंट मतलब पास का पॉइंट, द मिनिमम पॉइंट एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड। क्या बोला मैंने? एक नाम लिया मैंने नियर पॉइंट, ठीक है, और एक नाम लिया मैंने फार पॉइंट। ठीक है, तो नियर पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। एट वो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से कम देखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो हमने बता दिया भाई नियर पॉइंट क्या होता है। मैंने कहा 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट को अगर आप कम देखते हो तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं दिखेगा, मैंने कहा क्लियरली नहीं दिखेगा। इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से दूर रख के पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चाहे वो फोन हो, चाहे वो आपकी बुक हो, या फिर न्यूज़पेपर हो। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वरना आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने कहा द मिनिमम पॉइंट एट विच इमेज इज फॉर्म्ड। क्लियर है? इमेज इज फॉर्म्ड कह लो, या द मिनिमम पॉइंट एट विच वी कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं फार पॉइंट की। फार पॉइंट उसी का उल्टा, द मैक्सिमम पॉइंट एट विच वी कैन सी द फारदेस्ट डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट। दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो होता है फार पॉइंट। कितना होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी डिस्टेंस तक देख सकते हैं अपनी आई की नॉर्मल आई से, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक देख सकते हैं बेटा। ठीक है, इन्फिनिटी, अगर कोई ऑप्टिकल्स का आप यूज नहीं करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतनी बात को तो समझ गए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूं, मतलब निहायती इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक का नाम? डिफेक्ट ऑफ विजन। बेटा इसको पढ़ लिए, समझो आप थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बन जाओगे। थोड़ी देर के लिए क्या, बन ही जाओगे। ठीक है, कुछ तो सीख ही जाओगे। तो पढ़ते हैं हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप के हैं। सबसे पहले मायोपिया है,
फिर सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ये बाई होना चाहिए, ठीक है। प्रेसबायोपिया ये आपके 3 सिलेबस में है, बट होते 5 हैं, तो मैं टोटल आपको 5 बता दूंगा। सब चौथा आपका होता है एसटी गैमेटिज्म, क्लियर हो गई। और आपका जो फिफ्थ है वो होता है कैटरैक्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया। ओके, सबसे पहले मायोपिया को एक एक करके सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? मायोपिया, ठीक है। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द कॉज ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया, या फिर एक पूरा ही टॉपिक दे देंगे कि मायोपिया पे आप कॉज बताइए, उसका करेक्शन बताइए, क्यों होता है ये भी बताइए, है। तो सब कुछ पूछा सकता है। 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ये तीनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। मायोपिया को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं नियर साइटनेस, नियर साइटनेस, ठीक है। नियर साइटनेस का मतलब पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक समझा। नियर साइटनेस मतलब पास का दिखना, दूर का नहीं दिखना। नहीं दिखने का मतलब कि ये नहीं कि दूर का अंधापन, नहीं, क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि दूर का दिखता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब एक एक बात करते हैं। सबसे पहले मायोपिया को समझते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि भाई इसको सेकंड नेम से जानते हैं, नियर साइटनेस, ठीक है। कहीं कहीं पर कभी एग्जाम में अगर पूछ ले तो कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि राइट डाउन द कॉज ऑफ नियर साइटनेस। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि भाई नियर साइटनेस जो है वो मायोपिया से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सी बीमारी हुई है उस पर्सन को? नियर साइटनेस, इट मीन्स मायोपिया। क्लियर है? तो कभी कभी सेकंड नेम से भी उसके क्वेश्चन बन जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं, अगर कोई पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन को मायोपिया हो रखा है, तो क्या होगा? वो उस पर्सन को पास की चीजें एकदम क्लियरली दिखाई देंगी और दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, बस यही इतनी ही बात है। और उसमें क्या होता है ना, जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब इस बात को हम लिख के समझाते हैं। तो लिखेंगे, इफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, अगर वो मायोपिया से सफर कर रहा है, देन द पर्सन able to see near object, वो नियर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, बट अनएबल टू सी फार ऑब्जेक्ट, वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। अनएबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप क्लियर हो गई, एकदम साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। इतनी बात आपको अपने एग्जाम में भी लिख के आनी है। और इसके बाद एक छोटी सी लाइन ऐड कर देना है, इन दिस इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहां बन जाती है? बिफोर द रेटिना, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। अभी हम फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इतनी बात आपको क्लियर है तो ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर से पढ़ देते हैं। अगर कोई पर्सन सफरिंग करता है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, देन द पर्सन एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, वो एकदम एबल है भाई कि उसको पास के ऑब्जेक्ट दिखेंगे आराम से।
बट अनेबल टू सी दी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगे, दिस मीन्स कि उसको धुंधला दिखेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है। अब देखो फिगर, अगर मैं एक ह्यूमन आई को बनाऊं, ठीक है, कुछ ऐसी होती है ह्यूमन आई भाई जी। ये आपका आइरिस हो गया, यहाँ पर क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। ये आपकी क्या हो गई, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक हेल्दी आई अभी हम बनाने जा रहे हैं, हेल्दी आई। हेल्दी आई में क्या होता है ना, दूर के ऑब्जेक्ट भी, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जो इसकी इमेज है वो यहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर तो क्या होता है भाई, रेटिना पर जाके बन जाएगी, ठीक है। रेटिना, ये आपका रेटिना, रेटिना मतलब जो स्क्रीन है वहां पर इमेज बन रही है, ये आपकी हेल्दी आई है, ठीक है। इसको, इस पर्सन की आई को कुछ भी नहीं हुआ है, ये हेल्दी आई है। बट अगर इस पर्सन, जो पर्सन है वो सफर कर रहा है मायोपिया से, मायोपिया से अगर सफर कर रहा है, तो फिर कैसी इमेज बनेगी, देखो इसमें फोकल लेंथ क्या थी, ज्यादा थी ना। अब फिर से सेम फिगर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, लेंस को रखेंगे, क्लियर है। लेंस को रख दिए, ऐसे करके यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट की, कि आप लोग भी साथ साथ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप नोट्स को बना रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया भाई, एकदम परफेक्ट, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से आइरिस को बना देना है, और फिर लेंस बना देना, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे मायोपिया से सफरिंग पर्सन को बनाना है, तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, क्लियर है। अब क्या है भाई, नियर साइडनेस है, मतलब उसमें उसको पास के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मतलब पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट आसानी से क्या है भाई, विजिबल, विजिबल है, मतलब उसको दिख रहा है। बट क्या है ना, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो जो इमेज है वो बिफोर द रेटिना बन जा रही है, यहां पर ही बन जा रही है। तो इसको सही करने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या करना होता है, इसको सही करने के लिए, 1 मिनट, इसको हम इन्फिनिटी से पॉइंट चलाएंगे, क्योंकि उसको दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना भाई। ये भाई ये तो परफेक्ट बन ही नहीं रहा है, कोई बात, ठीक है। ये लो, ये बन गया, ये आपका इन्फिनिटी है। अब उसको दूर दूर के रखे हुए ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, दैट मीन्स उसको मायोपिया हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें लगाएंगे इसके अपोजिशन की लेंस। जब अपोजिशन की लेंस लगाएंगे, अपोजिशन मतलब कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा, दूर के ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, पास ला के रख देगा, जैसे मैंने यहाँ पर गया, ठीक है। एकदम क्लियरली फिर से हम बनाते हैं मायोपिया का। अब करेक्शन देखो भाई, करेक्शन, अब मैं इसको करेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। करेक्शन से पहले एक चीज बता देते हैं, कॉजेस, क्या क्या कारण हो सकते हैं ऐसा होने से, है ना। तो देखो 2 कारण हो सकते हैं। पहली चीज, फोकल लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, तो पहले यही लिख दीजिए, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये आपका फर्स्ट कॉज है। और सेकंड कॉज आपका हो जाएगा, जो आई बॉल है, आई बॉल है वो इंक्रीज हो गई है, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। आई बॉल इंक्रीज होने का मतलब जो लेंस है वो कैसा हो गया,
मोटा हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गई, दो कारण को लिख लीजिए, दो कॉजेज हैं आपके। अब इसके बाद हम लोग इस पे करेक्शन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, एक आपका करेक्शन बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी अपोजिशन की हम लोग क्या लगा देंगे भाई, थोड़ा दूर पे लगाते हैं। यहाँ क्या किया मैंने, ऑपोजिशन मतलब कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस का यूज कर लिया है। अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इन्फिनिटी से। अब क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो जब डाइवर्ज करेगा ना, तो इसको हल्का सा यहाँ पे इसके कॉर्नर में पहुंचाएगा। ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। अब क्या करेगा, ये लेंस जो अभी यहाँ रेटिना से पहले इमेज को फॉर्म कर रहा था, अब ये रेटिना पर ले जा करके बना देगा। ये क्या हो गया, ओके, क्लियर हो गया। ये आपका मायोपिया का करेक्शन है। अब इसके बाद भी देखो, दूर पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, इसको क्या भाई, मायोपिया में क्या पास के ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियर, तो ये क्या करेगा, इसको कर देगा पीछे से कन्वर्ज। तो जो दूर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट था, उसको ले जाकर के यहाँ रख देगा। तो कहेगा भाई तू देख ले, ये रखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी क्या करेगा, मदद कर देगा। क्लियर है, ऑब्जेक्ट अभी भी दूर है, बट इस लेंस का क्या काम है कि उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके पास में रख लिया, फिर उसने कहा कि भाई तुम देखो, तो उसको तो पास में ही दिख रहा था। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। एकदम सिंपली वे में बताया, कोई टफ वे नहीं था। आपको हेल्दी आई और मायोपिक आई नहीं बनाने की जरूरत है, आप सीधा लिखिए करेक्शन, और करेक्शन में ये वाला फिगर बना लीजिए। ठीक है, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि हेल्दी आई ये है और फिर मायोपिया में ऐसा होता है। उसके बाद मैंने करेक्शन बताया, आप डायरेक्ट करेक्शन बनाइए। क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर। अब सेकंड केस है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मैंने अभी कॉज बताए थे, कॉज इसके दो बताए थे मैंने। आई होप आपने लिख लिया हो, मैं फिर से लिख देता हूँ भाई। पहला बताया था डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक है, और सेकंड पॉइंट बताया था इंक्रीज इन आई बॉल। आई बॉल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इन दो कॉजेज को भी लिख लो, ये आपका पूरा मायोपिक जो है डिफेक्ट ऑफ विजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, स्टार्ट कर दे, इसको इरेज कर देते हैं। चलो देखो, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का पूरा अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। इसको क्या कहते हैं, उसको नियर साइडनेस कहते थे, इसको कहेंगे फार साइडनेस। इसमें आपको दूर का एकदम क्लियर दिखता है, पास का क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में क्या चेंज होगा, देखो डेफिनेशन में, इफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, if the person suffering from hypermetropia, then the person able to see the far object, far object को clearly देख सकता है वो, but unable to see the near object, उसको near object clearly नहीं दिखेंगे। ठीक है, बस इतना छोटा सा चीज था। हाँ, एक और लास्ट लाइन में चेंज है कि इन दिस इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। ठीक है, इसमें क्या होता था, आफ्टर रेटिना, रेटिना के बाद इमेज बनती है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके कॉजेस पे। कॉजेस में इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कर देता हूँ जल्दी से। देखो कॉजेस, वहां पर मायोपिक केस में फोकल लेंथ जो थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर इंक्रीज होगी।
इंक्रीज इन फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है दैट मीन्स आई बॉल क्या हो रही है, आई बॉल डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज ऑफ आई बॉल, आई बॉल का डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, मैंने ये बता दिया डेफिनेशन, उसके बाद कॉज। अब चलते हैं करेक्शन पे, अब चलते हैं हम लोग करेक्शन पे, ठीक है। चलें, चलो इसको करते हैं रेस और वापस से एक आई को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, और यहाँ से ये कर लिए। हेल्दी आई में क्या होता है ना, देखो बता सकते हैं, हेल्दी आई में दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली दिखते हैं, तो ऐसे होगा, और रेटिना पे क्या कर देगा, उसको कन्वर्ज कर देगा। हेल्दी आई है ये, हेल्दी आई। लेकिन जब बारी आती है इसकी, हाइपरमेट्रोपिया सफरिंग पर्सन की, तो वो क्या करता है, पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को, पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को जब वो देखता है तो वो आफ्टर द रेटिना बन जाते हैं, ठीक है। रेटिना के बाद बनते हैं, इसीलिए फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट वो है। अब चलते हैं करेक्शन पे, ठीक है। अब कहाँ चलते हैं, करेक्शन। मायोपिया में हम लोगों ने उसका अपोजिशन लेंस यूज किया था, यहाँ पर उसके सपोर्ट में लेंस का यूज करेंगे, यहाँ पर उसके सपोर्ट में लेंस यूज करेंगे। आपको ये वाला फिगर जो अब हम बनाने जा रहे हैं उसको बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, और फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, क्योंकि उसका पास को नहीं दिख, पास का नहीं दिखता भाई, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर ये कौन सी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये हल्का सा क्या करेगी, इमेज को कन्वर्ज कर देगी, हल्का सा करेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ले जा करके आपको रेटिना पर इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया, रेटिना पर इमेज बन जाएगी। अब देखो ये क्या करेगा, इसको उठा करके दूर कर देगा, तो इसने भी वही काम किया, इसने भी वही काम किया। क्या किया भाई, पास में जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट था उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया, और था क्या, उसको फार साइडनेस, जब दूर रख दिया तो उसको आसानी से दिखने लगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। आपको ये भी बना लेना है, ठीक है। ये अब तक करेक्शन हो गया, इजी पीजी डन हो गया भाई, ये इसका करेक्शन था। क्लियर हुआ, ओके, डन 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 डन। अब चलते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया में भाई बहुत आसान, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया समझ में आ गया है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया आपको क्लियर हो चुका है, तो प्रेस बायोपिया आप लोगों के लिए बहुत आसान हो चुका है। देखो प्रेस बायोपिया मतलब इसको कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिए, बहुत कंफ्यूज करने के लिए ये नाम जरूर दे देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो उठा के करेक्शन जो होता है ना वो उसी का बना बैठता है, और फिर मार्क्स भी उसको नहीं मिलते, डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसको दूसरे नाम से कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है ना,
if the person suffering from प्रेसबायोपिया, अगर वो प्रेसबायोपिया से सफरिंग कर रहा है तो क्या होगा, देन पर्सन अनेबल, वो ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है और ना ही पास के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक है। अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, वो फार ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकता और नियर ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ ओल्ड पर्सन में ही ज्यादातर देखा जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर हो ये बात, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, जो मसल्स होती है ना, सिलरी मसल्स, ठीक है, वो लूज हो जाती है, सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, वीक कह सकते हैं, सिलरी मसल्स बिकम वीक। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया। और आई बॉल, आई बॉल में क्या चेंज होता है, आई बॉल छोटी हो जाती है, क्लियर हो गया, ठीक है। सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, अगर आप एक ही पॉइंट इसमें लिख देते हैं कि सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं करेक्शन की। तो भैया इसमें जो करेक्शन है ना, बनाना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बताना होता है कि किस लेंस का यूज किया जाएगा। तो हमको हाई प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या है भाई, ना ही हम दूर का देख सकते हैं ना ही पास का, दैट मीन्स उसमें मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया दोनों ही हैं। और जब दोनों है तो मतलब तो दो फोकस को यूज करेंगे, तो दो फोकस के लिए हम लोग ठीक है, क्लियर है। कुछ ऐसा टाइप का आपने ऑप्टिकल्स देखा ही होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव लेंस, और जो ये कर्व वाला पार्ट होता है इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो जब दोनों मिल जाती है तो दोनों लेंस को कहते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं इसके करेक्शन के लिए, आपको ये नाम देना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपको प्रेस बायोपिया का है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्टिग्मेटिस की, सिलेबस में नहीं है बट नॉलेज के लिए जान लो, कहीं कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं घुमा फिरा के, जैसे कैटरेक्ट में 2-3 सालों से सवाल पूछ ही लेते हैं, किसके अंदर, केस बेस्ड टॉपिक के अंदर 1-2 रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो ऐसा ना हो इस वजह से आप बता देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं इसको इरेज, ठीक है। एस्टिग्मैटिज्म, ठीक, इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम, सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है ना, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक टाइम पे नहीं देख सकता। जैसे हम लोग क्या है भाई, हम लोग ऐसे सीधी लाइन भी देख सकते हैं और वर्टिकल लाइन भी देख सकते हैं, नॉर्मल आई जो नॉर्मल विजन होता है वो उसमें क्या होता है ऐसे देख लेते हैं। बट एस्टिग्मेटिस जब नाम की जो डिजीज होती है अगर आई में हो जाती है या फिर कोई ऐसा डिफेक्ट हो जाता है उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम, और वो पर्सन एक टाइम पे ही एक चीज को फोकस करेगा बस। क्लियर है हुआ, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिखते हैं फटाफट से, इफ
पर्सन अनेबल, सीधी बात करते हैं इस पे, अनेबल टू सी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एट अ टाइम। एक ही समय पे दोनों लाइन को देखना पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स उसको एस्टिग्मेटिज्म नाम का डिफेक्ट उसकी आई में हो गया है। क्लियर है? ये कहाँ पर कैसे यूज होता है, किस प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो आप जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कार का या बस का या ट्रक का, तो उसमें इस बात को आपसे पूछा जाता है कि आपको सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर होती है तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, तो इसको सही, अब इसका कारण क्या हो सकता है भाई, कॉजेज भी जरा जान लिया जाए, है ना। कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो सेम एज जो लेंस होती है, जो लेंस होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, मतलब रफ हो जाती है एकदम, ठीक है, या फिर लेंस जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, उबड़ खाबड़ तो समझ गए होगे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई, जैसे अभी लेंस ऐसी थी, ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऐसी हो गई, तो लेंस जब कुछ ऐसी हो जाए तो समझ लो एस्टिग्मेटिज्म, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एट अ टाइम नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, और जो फोकल लेंथ होती है आई की, वो भी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसका करेक्शन क्या होता है, इसका करेक्शन क्या क्या होता है, तो बेटा देखो इसमें आपको सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल्स का यूज करना होता है। कभी देखा होगा ऐसे ऑप्टिकल्स को, ऐसे ऑप्टिकल्स जो लगाते हैं उनको सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम ही हो रखी होती है, जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसा कर्व पार्ट होता है। क्लियर है? तो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, ऐसा लिख सकते हो, फिलहाल इसी में लिख सकते हो कि सिलेंड्रिकल लेंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये आपकी कैसी लेंस है, सिलेंड्रिकल। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग लास्ट और लास्ट, ठीक है, उसके बाद एक एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर एंड ऑफ द क्लास। तो लास्ट है आपका कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक, क्या बोला मैंने, कैटरैक्ट, क्या कहते हैं बेटा इसको, मोतियाबिंद। ठीक, इसमें जो आई लेंस होती है वो कैसी हो जाती है, मिल्की। आई लेंस तो मिल्की होती है, बट जो उसका फर्क होता है वो किस पर पड़ता है, प्यूपिल और आइरिस पर। प्यूपिल और आइरिस पर उसका फर्क पड़ता है। कैसे, देखो, अगर पर्सन कैटरैक्ट से सफरिंग कर रहा है देन, तो क्या होगा, इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट देन प्यूपिल और जो आइरिस होगी वो मिल्की हो जाती है। ठीक है, बिकम मिल्की, उस पर वाइटिस वाइटिस टाइप का सब्सटेंस जम जाता है आपकी पिपल और आइरिस पर। ठीक है, पहला तो पॉइंट यही हो गया, और पॉइंट भी बताते हैं। ओके, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक और सेकंड पॉइंट बता देते हैं, शायद कहीं कहीं पर लिखा होता है प्यूपिल और आइरिस अगर ऐसी भी हो जाए, बिकम क्लाउडी,
ठीक है। क्लाउडी टाइप मतलब मिल्की ही सिंपली उसको कहेंगे कि दूधिया जिसको कहते हैं। जब पिपल और आयरिस जब दूधियापन हो जाए, इसमें वाइटिसपन कुछ आ जाए, तो दैट मीन्स उस किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है, कैटरेक्ट। ठीक है। इसका जो वो होता है करेक्शन बेटा एक ही होता है कि सर्जरी करी जाती है इसकी, और कोई इसका कोई और इलाज नहीं है, तो आप इसमें सर्जरी ही लिखेंगे। ठीक है। और एक और इसमें बात देख सकते हैं कि जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है। ओपेक समझते हैं, जिसमें आर पार कुछ ना दिखे, मुझे उस साइड से भी कुछ ना दिखे और इस साइड से। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ये आपका हो गया डिफेक्ट ऑफ विजन कंप्लीट। अब इसके बाद बस लास्ट 2 न्यूमेरिकल करा देते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है। न्यूमेरिकल के बाद क्लास हो जाएगी। ठीक है। देखो न्यूमेरिकल या तो मायोपिया पे ही आएंगे या फिर हाइपरमेट्रोपिया पे, बट दोनों की क्या अप्रोच होगी करने की, वही हम समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत रेयर केस में ही इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी आपको लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से आने चाहिए बस। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल में किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं भाई साहब? जब लेंस का यूज़ करते हैं दैट मीन्स लेंस ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? तो लेंस फार्मूला आपको आई होप आपको याद होगा, जिसको कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। अच्छा, f क्या होता है बता देते हैं, फोकल लेंथ होती है। ठीक है। वैसे तो आपको क्लियर होगा मुझे पता है, बट रिवाइज करा रहे हैं, रिकैप हो जाएगा आपका। v जो होता है भाई वो इमेज डिस्टेंस होती है। ठीक। और u जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। और इसमें एक चीज का आप ध्यान रखना है, पावर का फॉर्मूला आपसे इसमें पावर निकालने को बोला जरूर जाएगा। ठीक है। पावर जरूर निकालने को दिया जाएगा, तो पावर p इज इक्वल टू 1/f, इस रिलेशन को भी याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन मीटर में ही होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो p इज इक्वल टू 100/f रखिएगा। ये बात मैंने वहां पर भी बताई थी, यहाँ पर भी बता रहे हैं। क्लियर है? अगर फोकल लेंथ मीटर में है दैट मीन्स ये वाला केस लगा दीजिए, अगर सेंटीमीटर में है तो ये वाला केस लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं जल्दी से न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कुछ ऐसा है भाई। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और फटाफट से गिवन को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्टली। वो जो पर्सन है वो 3 मीटर से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। अगर उसका ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर रखा है वहां तक वो देख सकता है एकदम क्लियरली, बट उसके बाद अगर मैंने 4 मीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्लियरली नहीं देख सकता। फिर कह रहा है स्टेट द नेचर, उसका नेचर बता दो। फोकल लेंथ आपको बतानी है ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, यहाँ डिफेक्ट होना चाहिए। और फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड पावर। क्लियर हुआ? अब अगर आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या उससे फाइंड करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से फाइंड करना है कि उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन हुआ है। सबसे पहले तो यही फाइंड करना है। उसको कह रहा है पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर। हमने क्या कहा, 3 मीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने 4 मीटर पर रखा, उसको नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स नियर साइडनेस, उसको पास का तो दिख रहा है बट दूर का नहीं दिख रहा है। पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, मीन्स नियर साइडनेस। नियर साइडनेस मतलब मायोपिया। हमको भाई साहब दिक्कत मिल गई, हमको दिक्कत मिल गई। क्या उसको डिफेक्ट था? मायोपिया। ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कह रहा है स्टेट द नेचर। नेचर का मतलब जो लेंस जो होगी उसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा, वो आपको बतानी है। तो कौन सी लेंस का यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए? बताओ बताओ बताओ। कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस का
जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं बेटा, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर तो फाइंड कर लिया, अब कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ। अच्छा 3 मीटर, फिर क्या दिया है, 3 मीटर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस, नहीं भाई, इमेज की डिस्टेंस दे रखा है, इमेज की डिस्टेंस को दे रखा है इसने, इमेज की डिस्टेंस को दे रखा है। अब आपको गिवन लिखना है, देखो भाई यू वी एफ, इसमें आपको एफ को तो फाइंड करना है, ठीक है, यू वी पता नहीं है तो विदाउट यू वी हम फाइंड कर ही नहीं सकते, फोकल लेंथ को पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यू जो होगा वो भी नेगेटिव ही लेना है और वी भी आपको नेगेटिव लेना है, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, बस लेना है तो लेना है। क्लियर है बात। अब जो यू लेना है वो हेल्दी आई के लिए लेना है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। यू जो लेना है चाहे मायोपिया में लें और चाहे हाइपरमेट्रोपिया में लें, लेकिन वो हेल्दी आई के अकॉर्डिंग ही लेंगे। मायोपिया में जब हेल्दी आई होती है तो हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब उस इमेज कहाँ पे रखी हुई है, 3 मीटर पर, 3 मीटर पर फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, जल्दी से निकाल लिया जाए। 1/f इज इक्वल टू 1/-3 माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इन्फिनिटी आपका 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले जाते हैं ऊपर तो f इज इक्वल टू -3 मीटर आ गया। फोकल लेंथ भी कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई, -3 मीटर। मैंने फोकल लेंथ भी निकाल ली भाई, डन हो गया। फिर कह रहा है करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन को भी करेक्ट करने के लिए हम कौन सी लेंस का यूज किए हैं, कॉनकेव लेंस का, जिसका नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। लास्ट में कह रहा है फाइंड पावर, अगर हमको फोकल लेंथ मिल गई तो पावर तो आराम से मिल जाएगी, तो P इज इक्वल टू 1/मीटर में, दैट मीन्स 1/-3 लगा देंगे, 0 को शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है, तो 3 को जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.3, फिर 1 मिनट 9 हो जाएगा ना, फिर दैट मीन्स 0.33 डायपुटर। क्लियर है, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, डायपुटर। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया। एक लास्ट और न्यूमेरिकल लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, जल्दी से 1 मोर न्यूमेरिकल। बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ओके तो अब आप देख लीजिए, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस इज रिक्वायर्ड। क्या बोला क्वेश्चन ने, क्या बोला क्वेश्चन ने, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस इज रिक्वायर्ड। क्या समझ में आया, हमको उसका नेचर बताना है उस लेंस का, उस लेंस की पावर बतानी है कितनी पावर की है, और जो भी करेक्टिव लेंस होगी उसी का नेचर और उसी की पावर। क्लियर, तो भैया उसके लिए पहले फोकल लेंथ तो चाहिए होगी। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर फोकल लेंथ तो दी हुई है, तो भैया ये फोकल लेंथ नहीं दी हुई है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। वो कह रहा था फार पॉइंट, मतलब जो इमेज बन रही है वो फार पॉइंट उसका कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब उस पर्सन के लिए जिसको मायोपिया हुआ रखा है उसके लिए फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, लेकिन मायोपिक आई के लिए तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। मायोपिक आई के लिए जब हेल्दी आई होती है तो उसके लिए तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, तो इसके लिए 50 है, दैट मीन्स इसको मायोपिया है, वो तो क्लियर हो गया। तो हमको इसकी फोकल लेंथ चाहिए, तो यू भी चाहिए, वी भी चाहिए और एफ भी चाहिए। तो यू नॉर्मल आई मतलब हेल्दी आई के लिए कितनी होती है, -इन्फिनिटी, वी आपको गिवन है 50, एफ निकल आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, एफ भी आपका -50 आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ से आप पावर को निकाल सकते हैं, पावर को निकाल सकते हैं, 1/-50 हो जाएगा और
जब आप इसको डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 0.0 है ना भाई, 0.04 दो, तो 0.02, तो पावर कितनी आ गई, -0.02। अच्छा माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि वो लेंस कैसी है, उस लेंस का नेचर बता रहा है कि लेंस कैसी है। लेंस कैसी है भाई, कॉनकेव है। अगर पावर नेगेटिव आता है दैट मीन्स लेंस कॉनकेव है, पावर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स लेंस कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गया। अब उसने कहा इसका नेचर भी बता दिया जाए, तो नेचर कैसा होता है इसका, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और पावर पूछी थी, पावर बता दिए। अच्छा डायमीटर लगाना मत भूलिएगा मेरी तरह, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। ह्यूमन आई चैप्टर हम लोगों ने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब हमारा बचता है कलरफुल वर्ड, जिसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके।